हेलो बच्चों, आज हम सर्कल्स स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक डेफिनेशन। सर्कल इज ए locus of a point which is at a constant distance from a fixed point. ठीक है, इट इज़ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज़ एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो वो जो कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा उसको हम रेडियस बोलते हैं और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो मान लिया ये सेंटर सी है से अल्फ़ा कॉमा बीटा, और ये एक वेरिएबल पॉइंट पी हो गया एक्स कॉमा वाई जिसका हम लोकस निकालें। तो पी कैसे मूव कर रहा है कि पी का डिस्टेंस सी से हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा आर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी सी इज इक्वल्स टू आर और पी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर और एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद center C alpha comma beta and radius equals to r। मतलब x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर करके लिखा हुआ है। अब इसमें x और y का कोफिशिएंट अगर हमने 1 बनाया है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो फिर जो x और y में से घटा रखा होगा मतलब x माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा सब्ट्रैक्ट कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पे बीटा सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो उसका जो स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जो हमने सब्ट्रैक्ट कर रखा है अल्फ़ा और बीटा वो तो सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और जो राइट हैंड साइड पे एक नंबर का स्क्वायर है वो बेसिकली रेडियस हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में फॉर एग्जांपल फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फर्स्ट पार्ट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर आ जाएगा सेंटर विल बी 3 कॉमा माइनस 2 एंड रेडियस विल बी √3। ये किसका स्क्वायर है? √3 का स्क्वायर। ठीक है, x का कोफिशिएंट 1 बनाया, उसके बाद जो x में से सब्ट्रैक्ट कर रखा है 3, y में से सब्ट्रैक्ट क्या कर रखा है -2, तो इसलिए 3 कॉमा -2 और ये किस चीज़ का स्क्वायर है? √3 का, तो √3 हमारा रेडियस हो गया। तो ऐसे ही 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अगर ये मान लिया ऐसे लिखा है तो पहले हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। अब इसमें सेंटर कितना हो जाएगा? 5/2 कॉमा 3 एंड रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। डिफरेंट फॉर्म नहीं बोलेंगे, डिफरेंट केसेस। फर्स्ट, अगर मान लिया
सर्किल के लिए सेंटर अगर मान लिया ओरिजिन हो जाए, ठीक है, ऐसे सर्कल हो जाए जिसके लिए सेंटर 0 0 है और रेडियस ऑफ कोर्स r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट origin and r as radius is given as x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कोई भी मतलब नई थ्योरी नहीं है। अल्फा और बीटा अगर सेंटर हमारा ओरिजिन है तो हमने इसमें अल्फा और बीटा की जगह 0 0 रख दिया, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेडियस आर स्क्वायर हो ही गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये ठीक है। अगर सेंटर 0 0 है। सेकंड, अगर मान लिया ऐसे सर्कल है कि जो एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब टच कर रहा है और रेडियस आर है, वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है एंड रेडियस आर है, तो सर्कल इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अगर इधर आएगा तो सेंटर r, 0 हो जाएगा, अगर इधर आएगा तो सेंटर -r, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट origin and of radius r can be given as, जो सेंटर है वो r, 0 या -r, 0, तो वो आ जाएगा x प्लस माइनस r, 0 एंड y कोऑर्डिनेट जो है सेंटर का वो 0 है, तो इसलिए y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हो गया हमारे सर्कल का इक्वेशन जिसके लिए सेंटर x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट हम ये बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग x एक्सिस एट origin एंड ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो अगर x एक्सिस को origin पे टच कर रहा है एंड रेडियस r है, तो या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। सिमिलर लॉजिक से इस बार जो सेंटर है वो 0, r हो जाएगा या फिर 0, -r हो जाएगा। तो इस बार इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर यहाँ पे हमने माइनस लिया तो ये वाला सर्कल आएगा, प्लस लिया बीच में तो ये वाला सर्कल आएगा, ठीक है। थ्री फॉर्म्स। अब आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, मतलब बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड हैविंग रेडियस एज आर। तो अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है एंड रेडियस आर है, तो ऐसे करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, मतलब चारों क्वाड्रेंट में एक एक सर्कल आ जाएगा। ये सर्कल है तो इसका सेंटर आर, आर हो जाएगा, रेडियस आर है। ये वाला सर्कल है तो माइनस आर, आर, रेडियस ऑफ कोर्स इसका भी आर है, माइनस आर, माइनस आर
एंड इसका r कॉमा माइनस r। तो इन सर्कलों की इक्वेशन x प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ऐसे दिया जा सकता है। दीज आर 4 सर्कल्स। तो 4 सर्कल्स लिखने के पीछे मतलब क्या है कि वी आर सपोज टू टेक ईच कॉम्बिनेशन प्लस प्लस माइनस 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 प्लस एंड माइनस माइनस सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं। ठीक है। 5th पॉइंट, अगर मान लिया एक्स एक्सिस को टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे विच इज़ अल्फा कॉमा 0 और रेडियस आर है। ठीक है। तो ऊपर भी टच कर सकता है, नीचे भी टच कर सकता है। ठीक है। तो अल्फा कॉमा 0 में अल्फा का रोल क्या होगा कि जो वर्टिकल लाइन है इसी के ऊपर सेंटर लाई करेगा, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ही रहेगा। ठीक है। और अगर रेडियस आर है तो इस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आर हो जाएगा, इसके लिए माइनस आर हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस at alpha comma 0 and having radius r। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही अगर y एक्सिस को टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे, मान लिया विच इज 0 कॉमा बीटा, तो इस बार क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स का इसका 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 y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। सेंटर जो है अगर रेडियस r है तो ये हो जाएगा r कॉमा बीटा, ये हो जाएगा माइनस r कॉमा बीटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगा x प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 3rd पॉइंट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हमें जनरल इक्वेशन निकालना है तो जो हमने ऐसे लिखा था x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसको ओपन किया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें क्लियरली हमें सेंटर दिखाई दे रहा है कि अल्फा कॉमा बीटा है एंड रेडियस आर है। ठीक है। तो सेंटर क्या है इसमें, अल्फा कॉमा बीटा एंड रेडियस इज आर। ये जो इक्वेशन आया है इसको हमने क्या किया, अल्फा की जगह माइनस जी रख दिया, बीटा की जगह माइनस एफ रख दिया और इस पूरे को सी बोल दिया। तो इक्वेशन ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक है। दिस इज जनरल इक्वेशन। यहीं से यहाँ तक पहुँचे हैं तो दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है। सेकंड, इस फॉर्मेट में सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अल्फा कॉमा बीटा है और अल्फा बीटा माइनस जी माइनस एफ के बराबर है, तो ये हो गया। ठीक है। रेडियस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी है, इसको इधर ले गए इसको इधर ले गए, तो आर स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी हो गया। और अगर अल्फा बीटा की जगह माइनस जी माइनस एफ रखते हैं तो रेडियस हो जाएगा रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है, नोट 1, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस, देन circle will be real
with non-zero radius, hence infinite points will satisfy इक्वेशन 1। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज ए वेल डिफाइंड इक्वेशन। ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। सेंटर माइनस जी का माइनस एफ हो गया और उस सर्किल के ऊपर मतलब एक प्रॉपर सर्किल आ जाएगा नॉन जीरो रेडियस का, तो उस सर्किल के ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट्स लाई करेंगे। तो ये सर्किल का इक्वेशन है, तो वो इन्फाइनाइट पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए, दिस विल इम्प्लाई, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए तो फिर उसका मतलब क्या होगा कि रेडियस जीरो हो गया। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 1 विल बिकम एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, मतलब जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए हैं, वैसे अगर यहाँ से यहाँ तक उल्टा जाएं तो एक्स स्क्वायर और 2gx को अगर हम मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो ये आएगा, y और 2fy को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाए ये आएगा, इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर इसमें एक्स्ट्रा आ गया, एफ स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, सी को इधर से लेके इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको रेडियस वाले फॉर्मेट में लिखना है तो विल राइट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए मतलब रेडियस जीरो हो गया, रेडियस जीरो हो गया तो राइट हैंड साइड जीरो हो गया, तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर जीरो। अगर हम वैसे ही मैथमेटिकल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर जीरो कब होगा, जब दोनों जीरो हो जाए। ठीक है, वी आर ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट ओनली रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स का कोई रोल नहीं है इसमें अभी। तो इसको जीरो होने के लिए x माइनस जी होना चाहिए, इसको जीरो होने के लिए y जो है वो माइनस एफ होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन को केवल एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, दैट इज सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। या फिर हम ऐसे बोलते हैं सर्किल अगर बड़ा है उसके हम रेडियस घटाते हुए चले जाएं और रेडियस जब बिल्कुल जीरो होगा तो पूरा सर्किल कहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा, सेंटर पे। तो ऐसे सर्किल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्किल। इक्वेशन 1 विल बिकम दिस एंड circle is called point circle and equation 1 will be satisfied only by one point, that is minus g comma minus f। मतलब इस इक्वेशन को केवल एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, माइनस जी माइनस एफ, और कोई नहीं। ठीक है, थर्ड केस में इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज नेगेटिव देन सर्किल इज इमेजिनरी एंड नो पॉइंट will satisfy equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इमेजिनरी सर्किल का मतलब क्या है, कैसा दिखाई देगा। ऑफ कोर्स इमेजिनरी वर्ड का ही मतलब ये है कि दिखाई नहीं देगा। अगर हमें सर्किल दिखाई दे जाए देन वी कैन परसीव इट, फिर वो इमेजिनरी कहाँ बचा, फिर तो दिख ही गया वो, फिर तो वो रियल सर्किल हो गया। तो इमेजिनरी सर्किल का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर नेगेटिव। तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये ठीक है रियल वैल्यूज़ के लिए, तो इसलिए कोई सर्किल वर्किल नहीं आएगा। अगर इक्वेशन ऐसे जनरल फॉर्म में दे रखा है, मान लिया अगर इक्वेशन हमें इसके फॉर्म में दे रखा है तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाया हमने, 1 बनाने के बाद जो x के साथ आया जो y के साथ आया
उसके कोफिशिएंट का हाफ किया फिर नेगेटिव, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2g, उसका हाफ किया g, उसका नेगेटिव -g, ऐसे यहाँ से आ गया -f, तो -g -f, ये तो सेंटर आ गया, और रेडियस फिर g² + f² - c, ऐसे करके निकाल लिया। तो फिर क्वेश्चन फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट x² + y² + 2x - 4y - 1 = 0। तो आंसर एक्सिस का कोफिशिएंट 1 है बिल्कुल, तो सेंटर कितना आ जाएगा, इनको नेगेटिव करके हाफ कर दिया, तो इसको नेगेटिव किया -2, उसको हाफ कर दिया, इसका नेगेटिव 4, उसको हाफ कर दिया 2, ये आ गया। रेडियस क्या आएगा, √, इसी को स्क्वायर करके लिखा +4 -c -1, सो दिस इज इक्वल टू -+ हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 6, इसलिए रेडियस कितना हो गया √6। ठीक है, माइनस करके हाफ कर दिया, ये आ जाएगा। रेडियस निकालेंगे, दिस स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर सीधा g² f² - c साइन के सहित रखेंगे इंक्लूडिंग साइन, तो 2x² + 2y² + 4x + 6y - 3 = 0, मान लें ये इक्वेशन है। तो ऐसे सेंटर वेंटर निकालने से पहले एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाया, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो x² + y² + 2x + 3y - 3/2 = 0। ठीक है, अब सेंटर कितना हो गया, इसको नेगेटिव करके हाफ, इसको नेगेटिव करके हाफ, ये हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, √, इसका स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर 9/4 माइनस c को स्क्वायर नहीं करना, एज इट इज़ रखना है, -3/2। So this is √1 13/4 plus 3/2, सही है। हाँ, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लिया सीधा, तो नीचे 4 आ जाएगा, ये 6 और 3 9, तो √19/2 या गया रेडियस। ठीक है, थर्ड पार्ट 2x² + 3y² + 8x - 10y + 5 = 0। आंसर देखो, ये -g -f करने से पहले x² y² कोफिशिएंट 1 1 होना चाहिए, तो इसमें अब दिक्कत क्या है कि अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये तो 1 बन जाएगा, बट ये 1 नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये सर्कल होता तो यहाँ पे अपने आप 1 1 बन जाता, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए सर्कल। ठीक है, अगर ये सर्कल नहीं है तो सेंटर और रेडियस की बात ही नहीं उठती, फिर तो बात ही खत्म होगी। ठीक है, अब नोट, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या लिखा था, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये था हमारा जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कैसे लिखा जाएगा, ax² + by² + 2hxy + c। ठीक है, अब जो 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है, ये हमने पहले पढ़ाया था पेरो स्ट्रेट लाइन में, कि इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कोनिक कर्व। ठीक है, अब कोनिक कर्व के लिए मतलब पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पेरो स्ट्रेट लाइन, कुछ भी आ सकता है इसमें से। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, a, b, h, g, f, c, इसमें जब डिफरेंट कंडीशंस सेटिस्फाई होगा, देन इट विल रिप्रेजेंट डिफरेंट कर्व्स। मतलब अगर सर्कल है तो एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा,
इलिप्स है तो एक दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा जीरो हो जाए, जब ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए तो फिर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल के लिए हमने इसको कंपेयर कर लिया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 1 1 लिखा है, तो ये दोनों कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए तभी हम करेंगे। अगर ये भी a हो गया तो हम a से डिवाइड कर सकते हैं तो कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। अगर ये कोफिशिएंट सेम नहीं है तो इस वाले फॉर्मेट में आएगी नहीं। पहली बात, इसी इक्वेशन में कहीं पे भी XY नहीं आया और ये जनरल इक्वेशन है, मतलब उसका मतलब क्या है कि जो भी सर्किल है वो इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। इट कैन हैंडल ऑल द सर्कल्स। तो ये वाला टर्म नहीं आना चाहिए, तो H 0 हो गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, कंपेयर करने से फॉर ए जनरल 2 डिग्री इक्वेशन टू रिप्रेजेंट सर्कल, मतलब ये जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा जीरो होना चाहिए। उसी तरीके से अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या क्या होना चाहिए वो लिखा जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बराबर 0। सो दिस विल रिप्रेजेंट a इज इक्वल्स टू b एंड h इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, मतलब ये दोनों होना ही चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि विदाउट इसी के काम चला लो, नहीं चलेगा, वो फिर सर्किल बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये तो हो गया नेसेसरी, बोथ आर रिक्वायर्ड, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। और सफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हैं तो हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये ठीक है, बस हो गया हमारा काम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो सर्किल ही रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो इक्वेशन है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो सर्किल ही रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब ये बात अलग है कि जो सर्किल आ रहा है वो हो सकता है इमेजिनरी आ रहा हो, ठीक है। इमेजिनरी कर्व बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि इमेजिनरी है, बट बिकॉज सर्किल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वी विल से कि इट इज इमेजिनरी सर्कल। क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा इफ 2 लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट रियल सर्किल विद नॉन जीरो रेडियस, ठीक है। अगर ये देखो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 1, ये वाली कंडीशन। एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो भी एक्स वाई के साथ में लिखा हुआ है वो 0 होना चाहिए। तो इसमें तो एक्स वाई है ही नहीं कहीं ऑलरेडी, तो दूसरा कंडीशन अपने आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, -2, ठीक है। अब उसने बोला कि ये रियल सर्कल होना चाहिए, तो रियल सर्कल के लिए ये थे, ठीक है। सर्कल के लिए तो ये हो गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा लैम्डा बराबर 2 के लिए ये एक्सेप्ट करें या ना करें, मतलब लैम्डा बराबर 2 के लिए जो रेडियस है वो पॉजिटिव आनी चाहिए,
ठीक है, तो रेडियस आएगी कैसे, अगर हमने लैम्डा बराबर -2 रख दिया तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, -3x² -3y² + 6x + 8y -3 बराबर 0। तो इसको हम ऐसे लिख लें, x² + y² -2x -8/3y -1 बराबर 0। मतलब इसको एक्सेप्ट करने से पहले वी आर वेरीफाइंग कि सर्कल रियल है या नहीं है। अगर रियल होगा तभी ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देख लिया, g² + f² -c कितना आ जाएगा, g² मतलब आ जाएगा 1 + 4/3 का स्क्वायर। ये क्लियर कट पॉजिटिव है, तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा = -2 इज़ एक्सेप्टेबल। यही आंसर हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, लैम्डा = -2। अब आगे चलते हैं। सर्कल में चलने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। बेसिकली जो भी ज्योमेट्री में 9th-10th में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी सर्कल के, उन्हीं का रिवीजन काइंड है। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ सर्कल। फर्स्ट पॉइंट, chords chords closer to center are bigger and the biggest chord is diameter। तो मान लें अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक कॉर्ड ये होगी, एक कॉर्ड ये दूर हो गया, ABCD। मान लें ये डिस्टेंस P1 है सेंटर से, और ये वाला डिस्टेंस मान लिया P2 है। ठीक है, तो एज P1 इज लेस देन P2, दिस इम्प्लाइज CD इज ग्रेटर देन AB। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मतलब जो कॉर्ड फिर इक्वी डिस्टेंट हो जाएगा फिर वो बराबर भी हो जाएगा। तो जैसे अगर हमने एक कॉर्ड मान लें यहाँ पे ले लिया और इसका डिस्टेंस भी P2 के बराबर है, तो फिर ये जो EF कॉर्ड है ये AB के बराबर ही हो जाएगा अगर इक्वी डिस्टेंट है। तो इस डायग्राम के हिसाब से AB इज ऑल्सो इक्वल्स टू EF। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord। तो कोई भी मान लिया ये कॉर्ड हो गया A,
ये सेंटर, इससे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो मिड पॉइंट पे ही जाके गिरेगा। ये ठीक है, ये लिखा हुआ है ये ठीक है। और इसी को ऑल्टरनेट लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी chord, perpendicular bisector of any chord passes through center। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल passes through its center। ये ठीक है। सर्कल का वैसे नॉर्मल क्या होता है कि टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन एंड, अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएगी, बट जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसी पॉइंट पे टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल होता है, और सर्कल में जितने भी नॉर्मल हैं सब सेंटर से पास करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। आगे फिर चलते हैं फोर्थ, chord makes equal angle at circumference and twice of this angle is made by the chord at center। ठीक है, मतलब ये सर्कल है तो ये मान लिया सेंटर है, तो अगर हमने सरकमफ्रेंस में कोई भी पॉइंट लिया, मान लिया जैसे ये वाला पॉइंट लिया, तो ए बी अगर इस पर थीटा बना रहा है तो और कोई पॉइंट ले लो, मान लिया एक पॉइंट ई ले लिया सरकमफ्रेंस पे, इस पे भी थीटा बनेगा। ठीक है, एंड जो सेंटर पे एंगल होगा वो कितना बनेगा, 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो मेजर आर्क है, ये ठीक है, ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है। मेजर आर्क पे हर जगह एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा। मान लिया हमने और कोई पॉइंट ले लिया ऐसे करके, तो यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा, थीटा। बट जो इसके ऑपोजिट साइड में होगा माइनर आर्क, ठीक है, उस पर ऑफकोर्स एंगल कितना आ जाएगा, अगर इधर थीटा आ रहा है तो इधर आएगा पाई माइनस थीटा। अब इस पे कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स ले लो, ये ठीक है, उन सब पे एंगल पाई माइनस थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो इसी में और क्या पता लगा, मतलब ए पार्ट, एंगल मेड बाय कॉर्ड एट मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। आर ये ठीक है, आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये ठीक है, मतलब अगर ये थीटा है और इधर अल्फा है तो उन दोनों का सम पाई होगा। आर सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या है, फर्स्ट in a
क्वाड्रिलेटरल, ये ठीक है, सम ऑफ opposite angles will be pi if it is cyclic। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है? वही कि जिसके चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो, या जिसके चारों वर्टिसेस, मान लिया ये अल्फ़ा है तो ये पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, अगर ये बीटा है तो ये पाई माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स लाइंग ऑन ए सर्कल। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखा कि जो कॉर्ड सेंटर के जितना पास में होगा उतना ही बड़ा होगा, और अगर सेंटर से ही पास कर जाए तो डायमीटर हो गया तो वो सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा और उससे बड़ा और कोई कॉर्ड नहीं हो सकता। पहला तो ये हो गया। अगर इक्विडिस्टेंट हैं दो कॉर्ड, सेंटर से इक्विडिस्टेंस है, मतलब दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो उनकी लेंथ भी बराबर ही आएगी। ठीक है, फिर सेकेंड वाला हमने क्या बोला कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हमने सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे ड्रॉप किया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये ठीक है, या फिर वो जाके सीधा मिड पॉइंट पे गिरेगा। उल्टा भी बोल दिया कि किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि अगर हमने सर्कल के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, ठीक है, तो वो हमेशा सेंटर से ही पास करता है। यहाँ पे हमने क्या बताया कि एक कॉर्ड मेजर आर्क के सारे पॉइंट्स पे इक्वल एंगल बनाएगा, वो एंगल एक्यूट होगा, ये ठीक है, यहाँ पे मेजर आर्क पे एक्यूट एंगल बनाएगा, और जो माइनर आर्क पे एंगल होगा वो इसी का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो ऑफ कोर्स अगर ये एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ठीक है, प्लस जो भी आर्क पे एंगल बना रहा है, जैसे इधर थीटा बना रहा है तो उसका डबल बनाएगा सेंटर पे। तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, ऐसे अगर ये पाई माइनस थीटा है तो इधर वाला एंगल इसका डबल हो जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। वैसे ही दिखाई दे रहा है, टोटल एंगल 2 पाई होगा, उसमें से 2 थीटा घटा दिया। फिर हमने नेक्स्ट बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जो साइक्लिक है, मतलब इस सी पॉइंट को इस ए बी सी ये डी, इस सी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ऐसे करके, तो इन तीनों से तो यही सर्कल पास करेगा, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ही पास करता है। अगर सी हम यहाँ पे ले लें तो फिर ये जो सर्कल है ये ठीक है, ये साइक्लिक नहीं बचा, या फिर ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी वो कॉन्साइक्लिक नहीं बचे। ठीक है, अगर ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं तो ऑपोजिट एंगल का सम किसके बराबर आएगा? पाई के बराबर आएगा। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, फिफ्थ, इफ ए सर्कल कैन बी inscribed in a quadrilateral then sum of lengths of opposite sides will be equal। ठीक है, मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम एक सर्कल ड्रॉ कर पाए,
मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और ये साइड मान लिया एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये डब्लू है। तो अगर इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ हो रहा है तो जो ऑपोजिट साइड का सम है एक्स प्लस जेड वो इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू डब्लू प्लस वाई। सही है। क्यों इक्वल होना चाहिए? यहाँ से ये दो टेंजेंट खिंचा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये लेंथ y1 है और ये लेंथ y2 है, ये लेंथ x1 है और ये लेंथ x2 है, ये w1 है यहाँ तक, ये w2 है, ये मान लिया z1 है, z2 है मान लिया, तो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा, तो ये y1 और x1 बराबर होगा, ठीक है। तो y1 बराबर x1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही y2 और z2 बराबर होगा, y2 और z2 बराबर हो गया। ऐसे ही w2 और z1 बराबर होगा, ठीक है। w1 एंड x2 बराबर होगा, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ दें तो y1 प्लस y2 तो y हो गया, w1 प्लस w2 w हो गया, इधर ये x हो गया, z1 प्लस z2 z हो गया। तो यही आ गया, ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। ठीक है। 6th पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? कि मान लिया एक ये सर्कल है, इसके किसी एक पॉइंट पे ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये एक कॉर्ड है ए बी। तो ये कॉर्ड इस टेंजेंट से जो भी एंगल बनाएगा थीटा, तो इधर की साइड थीटा बनाना है तो ये एंगल इस वाले सेगमेंट पे थीटा ही बनेगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इधर से एंगल ये पाई माइनस थीटा है तो इस वाले एंगल पे पाई माइनस थीटा आ जाएगा, इस वाले आर्क पे, ठीक है। तो दोबारा देखा, ए भी एक कॉर्ड है, उस पर हमने एक टेंजेंट खींचा पॉइंट ए पे, तो ये कॉर्ड टेंजेंट से जितना भी एंगल बना रहे हैं मान लिया थीटा, उतना ही एंगल ये कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब जिस तरफ थीटा है उसके दूसरी तरफ वाला जो आर्क है ये, ठीक है। थीटा इस तरफ है तो इस तरफ वाला आर्क तो ये हो गया, दूसरी तरफ वाले आर्क पे भी एंगल थीटा ही बनाएगा, और आर्क पे एंगल कांस्टेंट बनाते हो हर जगह थीटा 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 ही बनाएगा, ठीक है। प्रूफ हम बहुत आराम से दे सकते हैं, जैसे मान लिया सेंटर है, यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री होगा, नॉर्मल है ये, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर थीटा हो गया सेंटर पे, ठीक है। जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो इधर से भी थीटा आएगा सिमेट्री से। तो अगर ये 2 थीटा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना एंगल बनेगा? इसका हाफ थीटा। अब इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में? एंगल मेड बाय ए कॉर्ड, ठीक है, विद टेंजेंट एट वन ऑफ इट्स एंड्स पॉइंट is equals to the angle made by it in alternate segment। तो अगर ये थीटा है तो इधर भी थीटा आएगा। आगे 7th पार्ट, अगर मान लिया हमने एक पॉइंट से ऐसे करके कॉर्ड खींचा पीस, तो जो कॉर्ड के सेगमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, मान लिया सी डी ई एफ, ये ठीक है। अगर हमने पी से एक कॉर्ड खींचा तो कॉर्ड की लेंथ तो अलग अलग आएंगे ऑफ कोर्स, ये ठीक है, बट उस अलग अलग लेंथ में
उस अलग अलग लेंथ में जो उनके सेगमेंट्स का प्रोडक्ट होगा, जैसे ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया इस कॉर्ड का, ऐसे ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया फॉर दिस कॉर्ड, इनका प्रोडक्ट विल बी इक्वल। मतलब पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बराबर पी ई इंटू पी एफ। ऐसे तो इन्फाइनाइट कॉर्ड्स आ जाएंगे, तो इन्फाइनाइट प्रोडक्ट इस तरह के हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सब बराबर होगा। ठीक है, और अगर पॉइंट मान लिया बाहर लाई कर रहा है देन ऑल्सो इट इज़ ट्रू। ठीक है, अब इसके लिए ए और बी ये हो गया, तो पी ए एंड पी बी। ठीक है, ऐसे ये पी सी इंटू पी डी। बट इस वाले केस में क्या होगा कि टेंजेंट खिंच जाएगा। बाहर अगर पॉइंट पी है, अंदर लिया तो यहाँ से कोई टेंजेंट खींचेगा नहीं, इस वाले केस में टेंजेंट खींच जाएगा। तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी बराबर, मतलब ऐसे बोलते हैं जो कॉर्ड और सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जैसे इस वाले केस में ए और बी है, उसका पी से जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है वो फिक्स्ड है, तो पी ए इंटू पी बी। ऐसी ये वाली जो कॉर्ड है उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या क्या है, सी और डी, तो पी सी इंटू पी डी। ये वाली जो कॉर्ड है उसके लिए इंटरसेक्शन पॉइंट ये हैं, तो फिर P का डिस्टेंस A से B से। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो दोनों पॉइंट है, जैसे अगर हम इस CD को ऐसे घुमाते हुए चले जाएं, ठीक है, तो C और D ऐसे आते हुए चले जाएंगे, फिर जब ये इस पर टच करेगा तो C और D दोनों ही यहाँ पे आ गए, तो PT इंटू PT लिखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू PT स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड यू शुड रिमेंबर इट। ठीक है, अब इसी में जैसे मान लिया ये P है, ये हो गया A B ठीक है, इसको तुम ऐसे देखो, हमने मान लिया ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, मान लिया। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे अल्फा बना रहा है, तो ये कॉर्ड इस वाली जगह पे भी अल्फा अपनाएगा। ठीक है, पहली बात। अगर ये एंगल बीटा है तो ये अपने आप बीटा हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये एक ट्राइंगल देखो ए सी पी एंड पी बी डी, इन दोनों में ये दो एंगल बराबर है, तो ऑफकोर्स ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा गामा। तो ये दोनों एंगल, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। ठीक है, मतलब ट्राइंगल डी बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस पी। सही है, तो अल्फा और बीटा पे कौन है, ए पी, और यहाँ पे अल्फा और बीटा पे कौन है, पी डी। मस्ट बी बीटा और गामा पे कौन है, पी सी। बीटा और गामा पे कौन है यहाँ पे, पी बी। ठीक है, अल्फा और गामा पे कौन है यहाँ पे, मतलब पहले तो अल्फा गामा इसका आएगा ए सी अपॉन यहाँ पे कौन है, बी डी। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए पी और पी ए की बात है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वॉज 7th। अब 8th, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे दो टेंजेंट खिंच जाएगा।
ठीक है, मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्किल के ऊपर 2 टेंजेंट खिंच जाएगा। सर्किल इज ए सिमेट्रिक फिगर, मतलब अगर हम इस सर्किल को ऐसे उठा के पलट के इसी के ऊपर रख दें तो कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आएगा, सर्किल एज इट इज़ दिखाई देगा। ठीक है, तो दैट वुड मीन कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होनी चाहिए, वरना तो जब हम इसको फ्लिप करके रखेंगे तो पॉइंट P मूव ही नहीं किया और सर्किल भी वापस वैसे ही आ गया। तो अगर ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज़्यादा है तो पलट के रखने पे ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, सिमेट्री लूज हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। PA और PB जो है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, तो बराबर होगा, PA एंड PB बराबर होगा। थर्ड थिंग क्या है कि जो AB है, AB कौन सी लाइन है, जो P से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किया है उसके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ पॉइंट P। तो पहला चीज़ तो PA बराबर PB बराबर इट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ये जो PC है ये एंगल बाइसेक्ट करेगा टेंजेंट्स के बीच में, तो लाइन जॉइनिंग पॉइंट P विद सेंटर will bisect angle between tangents। ठीक है, दूसरा ये रिजल्ट हो गया, मतलब ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट D है तो ऑफ कोर्स D जो है वो भी मिड पॉइंट होगा AB का, एंड दिस विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर। ठीक है, और एक रिजल्ट क्या है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, दीज विल बी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, क्योंकि PC यहाँ पे भी 90 बना रहा है, यहाँ पे भी 90 बना रहा है। तो अगर हम PC को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचे तो डायमीटर तो सरकमफ्रेंस पे 90 बनाता है, तो अगर हमने PC को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा तो वो A से भी पास करेगा और B से भी पास करेगा। तो ये चारों पॉइंट क्या हो गए, कॉन्साइक्लिक। थर्ड रिजल्ट क्या हो गया इसी में, APBC आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, ये माना हो गया 8th रिजल्ट सर्कल से रिलेटेड। नाइन्थ रिजल्ट भी सुन लिया। मान लीजिए एक सर्कल है, उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा है अदर देन सेंटर, सेंटर को छोड़ के और कोई पॉइंट दे रखा है, मान लिया P। तो P से पास करने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगे ऐसे करके। उन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में सबसे बड़ी कॉर्ड तो वही होगी जो P को हम C से ज्वाइन कर दें, तो ये तो डायमीटर बन जाएगा, ये तो सबसे बड़ी कॉर्ड आ जाएगी, मतलब AB। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, मान लिया A1 B1, वो सबसे छोटी कॉर्ड हो जाएगी। तो हमने क्या बोला, लेट P इज एनी पॉइंट इनसाइड सर्कल, ठीक है, एक्सेप्ट
center, then if L is the length of chord passing through P. P से तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स पास करेगा, तो इनफाइनाइट तरह की लेंथ आएंगी। तो L मान लिया उसमें किसी की भी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो L का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, AB इस डायग्राम के हिसाब से, एंड L का मिनिमम वैल्यू विल बी A1 B1। ठीक है, A1 B1 क्या है, PC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और AB क्या है, PC लाइन ही है। ठीक है, जो PC को कंटेन कर रहा है वही वाली कॉर्ड AB है। ठीक है, दैट इज 10th। टू फाइंड ए सर्कल we require 3 points on it। ठीक है, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, if A and B are 2 given points, then there will be infinite circles passing through them, and the circle with AB as diameter will be the smallest सर्कल। मतलब अगर 2 पॉइंट ऐसे दे रखे हैं तो ऐसे करके उससे तो इनफाइनाइट सर्कल्स पास करा सकते हैं हम ऐसे करके। उन इनफाइनाइट सर्कल्स में सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, जिसके लिए AB डायमीटर होगा। ठीक है, बाकी जो सर्कल होंगे वो सब इससे बड़ी होगा। तो स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स विल हैव द पॉइंट्स एज इट्स एंड्स ऑफ डायमीटर। ये रिजल्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ 3 points are given on it। ठीक है, मेथड 1। अगर मान लीजिए हमें 3 पॉइंट बता रखे हैं, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कि A पॉइंट ये है, B ये है, C ये है, फिर हम बोलेंगे इन 3 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का इक्वेशन निकालो। तो क्या क्या मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पहला मेथड तो सिंपली ये हो गया कि हमने जनरल सर्कल मान लिया GFC वाला, उसमें तीनों पॉइंट सेटिस्फाई किए और GFC के लिए सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास सर्कल आ जाएगा। दूसरा मेथड ये हो गया कि हमें सर्कल निकालने के लिए
बेसिकली एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। तो जो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमने पहले 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया। ये ठीक है, अगर वो तीनों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, दैट शुड बी ए कॉर्ड। तो फिर 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, एक लाइन आ गया जो सेंटर से पास करेगा। फिर बाकी 2 पॉइंट की हेल्प से एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास सेंटर आ गया, और उस सेंटर का इन तीनों में से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लिया, वो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। सेंटर को हमने अल्फा बीटा मान लिया, रेडियस को आर मान लिया, ठीक है। फिर हमने तीनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दिए। सर्किल का इक्वेशन लिख के कि एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें अगर हमने तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करा दिए तो ये तो कोई नया मेथड नहीं है, ये तो बेसिकली वो जीएफसी वाला ही मेथड है। जीएफसी में जैसे इक्वेशन माना वैसे हमने अल्फा बीटा और आर में मान लिया, वो तो कोई मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है। दीज टू थिंग्स आर द सेम थिंग्स। तो मेथड 1 इज assume equation of circle as 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Then substitute 3 points in it to get 3 linear equations in GFC। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है कि जब हम कोऑर्डिनेट्स रखेंगे तो वो तो एक्स और वाई के बीच में रखेंगे, एक्स और वाई की जगह पे कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, पहले पॉइंट के, फिर दूसरे पॉइंट के, फिर तीसरे पॉइंट के। तो जी और एफ ऐसे ही रहेगा, वो जी स्क्वायर या एफ स्क्वायर तो नहीं बनेगा। तो GFC में जो लीनियर इक्वेशंस आएगा उन्हीं की बात चल रही है, मतलब 3g + 2f + 5c = 0, इस तरीके की चीज़ आएगी, ठीक है। तो वो सॉल्व हो जाएगा आराम से। एंड सॉल्व देन टू गेट सर्कल, ठीक है। मेथड 2 क्या हो गया? इफ पॉइंट्स आर ABC, then find equation of perpendicular bisectors of AB and AC, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, AB और AC में कोई खासियत नहीं है, कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, AB उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, AC उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, उन दोनों को सॉल्व किया। Solve these 2 perpendicular bisectors to get center of circle, ठीक है, and find distance of this center with any one of the 3 points, ये ठीक है। ऑफ कोर्स अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है तो तीनों में से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालो, वो बराबर ही आएगी। अगर मैं बोलूँ कि ए से डिस्टेंस तो मेरा अलग आ रहा है, बी से कुछ अलग आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जो तुमने पॉइंट निकाला है वो गलत है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर आ गया और रेडियस आ गया, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। नाउ राइट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। मेथड 3 बस ऐसी मैथमेटिकल मेथड है, इसको ऑलमोस्ट हम कभी यूज़ करेंगे नहीं, कभी जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, हम डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। इफ़ पॉइंट्स आर xi, yi, i is equals to 1 2 3, मतलब i is equals to 1 रखने में x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, ऐसे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो उनसे पास करने वाला सर्कल चाहिए,
तो उसका इक्वेशन हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर, एक्स थ्री स्क्वायर प्लस वाई थ्री स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा एक्स, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, वाई ये ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसमें एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, वो तो तीन गिवन क्वांटिटीज़ हो गई। तो जब उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ तो नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल केवल इसी में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब इसको इवेल्यूएट कर लिया, इवेल्यूएट कर लिया तो सर्कल आ जाएगा। अब सर्कल क्यों आएगा? क्योंकि देखो जब हम इसको इवेल्यूएट करेंगे ये तो नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इवेल्यूएट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स ये डिटर्मिनेंट आएगा, वो एक नंबर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखने का फ़ायदा क्या है कि जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ आएगा वही वाई स्क्वायर के साथ आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो गया, पहली बात। दूसरा मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक टर्म आ गया, फिर एक एक्स का टर्म आ गया, एक वाई का टर्म आ गया, फिर यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म आने से मतलब ये क्या हो गया, एक 2 डिग्री का इक्वेशन हो गया जिसमें एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम आएगा और एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं। तो सर्कल का यही कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये प्रूव हुआ कि अगर इसको हमने ओपन किया तो जो भी एक्सप्रेशन हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे वो सर्कल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस इट विल बी ए सर्कल, ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा कि जो हमारा सर्कल है वही सर्कल है, ऐसा तो नहीं कोई और सर्कल आ गया हो, तो वो हम सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। अगर हमने x1 y1 रखा है इसमें तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर x और y की जगह हमने रख के देखा ना, इक्वेशन में ऐसे तो चेक करते हैं कि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने x और y की जगह x1 y1 रख के देखा तो उससे क्या होगा कि ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो जाएगा, और दो रो आइडेंटिकल हो गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो x1 y1 इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही x2 y2 करेगा, ऐसे ही x3 y3 करेगा। तो हमने दो चीज़ बोला, एक तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब यही रिक्वायर्ड सर्कल हो गया जो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। इफ पॉइंट्स आर दिस देन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग through these 3 points is given as this, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल ठीक है, प्रैक्टिकली अगर ये आएगा तो हम इसे यूज़ करेंगे नहीं, मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 intersect x-axis at a and b, then मान ये सर्कल है और ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ए बी। तो जो ए बी है वो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन x एक्सिस, देन ए बी इज कॉल्ड intercept
मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये मान लिया सेंटर है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ऑफ कोर्स मिड पॉइंट पे जाके गिरेगा ये। ठीक है, ये रेडियस हो गया सी। ठीक है, इट इज़ माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस एफ तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो माइनस एफ का मॉड हो गया। तो इस डायग्राम के हिसाब से ए बी विल बी ट्वाइस ऑफ ए एम, क्योंकि एम मिड पॉइंट है। और फिर ए एम जो है वो हम इसमें पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर विच इज़ एफ स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2 रूट। इस सर्कल के लिए रेडियस कितना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एफ स्क्वायर ये हो गया, और रेडियस का स्क्वायर होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये आ गया। सही है, तो दिस इज इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। तो सिमिलरली सिमिट्री से इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, मतलब इसमें जी और एफ का रोल रिवर्स हो जाएगा। जो एक्स एक्सिस के लिए अगर जी इन्वॉल्व हुआ तो वाई एक्सिस के लिए एफ इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं एग्जैक्टली। नोट 1, इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी, देन अगर जी स्क्वायर सी से बड़ा है तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो दिस विल बी ए वेल डिफाइंड नंबर। तो उसका मतलब क्या है कि हम इंटरसेप्ट निकालें कितना कट हुआ, वो वेल डिफाइन आने का मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। देन सर्कल विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब ऐसे ही ये वाला केस होगा। इफ जी स्क्वायर बराबर सी, देन जी स्क्वायर बराबर सी आने का मतलब क्या है कि ये 0 हो गया। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है कि ए और बी एक ही जगह आ गया। तो दैट इज़ पॉसिबल अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो फिर यही ए हो गया, यही बी हो गया। इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, देन सर्कल विल टच एक्स एक्सिस। ठीक है, तो फिर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। नोट 3, इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी। जी स्क्वायर लेस देन सी का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी क्वांटिटी हो गया। इमेजिनरी क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस के एक ही साइड पे है, या तो इंटायरली ऊपर ही रहेगा तभी कोई इंटरसेप्ट नहीं आया, या फिर इंटायरली नीचे रहेगा। ठीक है, तो इफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, then circle will be on one side of x-axis entirely. Hence no intersection. ठीक है, मतलब इस वाले केस में क्या होगा, अगर सर्कल ये है तो एक्स एक्सिस ये होगा, या फिर कंप्लीटली नीचे होगा कि सर्कल कंप्लीटली नीचे, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक है, अब एफ स्क्वायर और सी के बीच में जो सिमिलर रिलेशन होगा
उससे हमें पता लग जाएगा कि वाई एक्सिस के साथ और सर्किल के साथ क्या हो रहा है, कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन।